नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। पश्चिम एशिया संकट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक। सरकार ने कहा भारत जियोपॉलिटिक्स में मजबूत स्थिति में, बैकफुट पर नहीं। देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं होने का दिया भरोसा। इजरायल ने ताजा हमले में ईरान पर गिराए 15,000 से अधिक बम। ईरान की जवाबी कार्रवाई तेज। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने का दावा। अमेरिका की 1,000 और सैनिक तैनाती की तैयारी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने संशोधित उड़ान स्कीम को 28,840 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मंजूरी दी। 100 एयरपोर्ट्स विकसित होंगे। आव्रजन, वीजा, विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग स्कीम जारी रखने को मंजूरी। वित्त विधेयक 2026 लंबी चर्चा के बाद पारित। वित्त मंत्री ने कहा भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार। रेल मंत्री ने दी जानकारी। पिछले वर्षों में रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने और यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए उठाए गए हैं कई बड़े कदम। पांच प्रदेशों में चुनावी घमासान तेज। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए एआईएडीएमके ने जारी की 23 उम्मीदवारों की पहली सूची। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 19 उम्मीदवारों की तीसरी सूची की जारी। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का चुनावी रणनीति पर मंथन। वहीं ममता बनर्जी का फिर एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल। और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद देश की आर्थिक रफ्तार मजबूत। वित्त वर्ष 2027 में भारत की विकास दर 7.1% रहने का अनुमान। एस&पी ग्लोबल की ताजा रिपोर्ट। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। पश्चिम एशिया में जारी संकट को लेकर संसद परिसर में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत सरकार के 7 मंत्री मौजूद रहे। बैठक में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मौजूदा स्थिति पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। सरकार ने ऊर्जा और सप्लाई से जुड़े मुद्दों पर जानकारी देते हुए बताया कि देश में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तैयारी की गई है। सरकार की तरफ से बताया गया कि पहले से पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और किसी तरह की कोई कमी नहीं है। साथ ही जानकारी दी गई कि पहले ही अग्रिम बुकिंग की जा चुकी है और अधिक जहाज आने वाले हैं। साथ ही सरकार ने सर्वदलीय बैठक में कूटनीतिक और वैश्विक स्थिति के बारे में भी जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि सरकार सभी देशों से लगातार बातचीत कर रही है। बैठक में बताया गया कि अब तक क्षेत्र से करीब 4,25,000 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। साथ ही बताया गया कि सरकार सभी दलों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है और सभी को साथ लेकर फैसले किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि देश के घरेलू हितों को पूरा करने के लिए पूरी तैयारी है और चिंता की कोई बात नहीं है, सब नियंत्रण में है। तो पश्चिम एशिया संकट पर सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें सरकार ने विस्तृत रूप से जानकारी दी और उन्होंने कहा कि सरकार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर के, आवश्यक जरूरत के सामान को लेकर के सरकार लगातार निगरानी कर रही है। देश के घरेलू हितों को पूरा करने के लिए तैयारी पूरी है। सरकार ने कहा कि हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में है और चिंता की कहीं कोई बात नहीं है। आज जो विस्तृत जानकारी और सवालों का जवाब इस ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार ने दी है, उसके बाद मुझे लगता है कि विपक्ष के लोग भी साथ में ऐसे संकट के घड़ी में रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है कि पूरा देश एकजुट रहना चाहिए और संसद से एकजुट का भाव और मैसेज जाना चाहिए। ये एक तरीके से सभी विपक्ष के पार्टियों के ओर से भी मुझे नजर आया कि हम एकजुट रहेंगे। तो और मांग करने का, अलग से जानकारी प्राप्त करने का इस विषय में मुझे लगता है कि अभी के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा।
वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, मीटिंग में विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। विपक्ष के सवालों का कोई खास और संतोषजनक जवाब सरकार की ओर से नहीं दिया गया। वो चर्चा हो तो चर्चा के माध्यम से चीजें पूरे देश के सामने साफ साफ होंगी, यही हमारी मांग है। और जहां तक जवाब का सवाल है, सरकार के बहुत सारे विपक्ष के जो सवाल थे उसका कोई खास संतोषजनक ऐसा जवाब नहीं है। खाड़ी संकट के बीच भारत देश में ऊर्जा सुरक्षा पर हर संभव प्रयास जारी हैं। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, तो नए पीएनजी कनेक्शन देकर भी बोझ को कम किया जा रहा है। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर कालाबाजारी पर लगाम लगा रही है, तो आपूर्ति स्रोतों को बढ़ाने पर भी तेजी से काम हो रहा है। सरकार ने एक बार फिर से कहा है कि देश में पर्याप्त ऊर्जा भंडार मौजूद हैं। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और पैनिक बुकिंग ना करें। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच भारत सरकार भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, गैस और ईंधन की उपलब्धता, ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को लेकर पूरी तरह सतर्क है और हर जरूरी कदम उठा रही है। सरकार लगातार जानकारी दे रही है कि देश की सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। घरेलू एलपीजी उत्पादन भी बढ़ाया गया है और पेट्रोल डीजल की न तो कोई कमी है, न ही पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं। इसके अलावा एलपीजी में भी अच्छी स्थिति है, बुकिंग ज्यादा आ रही है, लेकिन डिलीवरी सामान्य है। इसकी जानकारी लगातार सरकार दे रही है। हमारे पास पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। एलपीजी के संबंध में कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट नहीं है। बुकिंग का लेवल जरूर ज्यादा है, लेकिन डिलीवरी पूरी तरह सामान्य है। पिछले 25 दिनों में 2.5 लाख नए कनेक्शन पीएनजी दिए गए हैं, लेकिन अफवाहों की वजह से कुछ इलाकों में पैनिक बाइंग देखी गई। इस बारे में सरकार लगातार भरोसा दिला रही है कि पैनिक बाइंग न करें, न ही अफवाहों पर ध्यान दें। ग्राहक भी सरकार के इंतजामों से संतुष्ट हैं। लोगों को ज्यादा इंतजार रहता है कि आजकल गैस का। हाँ, वो परेशान होते हैं कि भैया मेरी गैस आई नहीं। जब हम उनके यहाँ पहुँचते तो खुश हो जाते हैं कि गैस आ गई मेरी। पूरी मिल रही है गैस? हमारे पास पूर्णतः रूप से गैस आ रही है। सुचारू रूप से मैं गैस करा रहा हूँ सप्लाई। 20-21 तारीख की मैं करा रहा हूँ, कुछ लोग की 22 तारीख की भी करा दिया है। हमारे पास कोई असुविधा नहीं है। बुकिंग कराने के बाद यहाँ पर 3 से 4 दिन में गैस लोगों के घर तक पहुँचाई जा रही है। और हम देख सकते हैं इस समय पीछे तकरीबन शाम के 5 बज रहे हैं और अभी भी इनके पास गैस का स्टॉक एक ट्रक खड़ा हुआ है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि कच्चा तेल और एलपीजी लेकर आने वाले जहाज लगातार भारत पहुंच रहे हैं और सप्लाई बनाए रखने के लिए बैकअप प्लान भी तैयार किए गए हैं। लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की संसद के इस उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए। बावजूद इसके विपक्ष साथ देने की बजाय राजनीति कर रहा है। आप नेता आतिशी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एलपीजी की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आज पूरे देश में एक गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। आज क्यों आम लोग परेशान हो रहे हैं? पूरा देश, उसकी प्राथमिकता क्या है? आज देश की प्राथमिकता है कि एलपीजी की कतारों में न लगना पड़े, ब्लैक में न खरीदना पड़े, पेट्रोल और डीजल की किल्लत न महसूस करनी पड़े, महंगाई न हो। आम जनता को फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है और सरकार की कोशिश है कि आने वाले दिनों में भी किल्लत न हो। इसके लिए कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई को और तेज कर दिया गया है। दिल्ली से दिवांशु मल्होत्रा और लखनऊ से विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मध्य एशिया में युद्ध के कारण पैदा हुई ऊर्जा सुरक्षा की दिक्कतों को लेकर पूरा विश्व प्रभावित है। कच्चे तेल और गैस को लेकर अमेरिका, यूरोप, एशिया से लेकर अफ्रीका तक विभिन्न देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली और उर्वरक जैसे क्षेत्रों में आपूर्ति को लेकर हाहाकार मचने का डर हर किसी को सता रहा है। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रभावित होने की स्थिति में विश्व के देश डामाडोल हैं। वहीं इसके उलट भारत में इसका उतना असर देखने को नहीं मिल रहा है। इस वक्त दुनिया के देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में पूरी शिद्दत के साथ जुटे हैं। 28 फरवरी से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी युद्ध ने तमाम देशों की रातों की नींद को उड़ा रखा है और इसका सबसे बड़ा कारण वो ऊर्जा जरूरतें हैं जिनकी पूर्ति युद्ध प्रभावित देशों से होनी है। इसकी जद में कंबोडिया, चीन, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी हैं जो अपनी ऊर्जा जरूरतों को लेकर काफी फिक्रमंद हैं।
एशिया से लेकर यूरोप तक कई अर्थव्यवस्थाएं दबाव में हैं। तेल की आपूर्ति बाधित होने का असर हम सभी पर पड़ता है। भले ही हम पर बमों से हमला ना हुआ हो, लेकिन तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण हम गरीबी और भुखमरी से जूझ रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर मेरे कारोबार पर पड़ा है, जिससे मैं अपने बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए मुश्किल से ही पैसे बचा पा रहा हूँ। एलपीजी पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप ढूंढना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया है। ऊर्जा जरूरतों की आपूर्ति सुनिश्चित ना हो पाने के कारण जहां कई देश घुटने के बल आ गए हैं, वहीं इसके उलट भारत की स्थिति काफी बेहतर है। देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की उपलब्धता सामान्य बनी हुई है और सरकार का फोकस है कि हर नागरिक तक ऊर्जा की पहुंच सुरक्षित और लगातार बनी रहे। इसके तहत सरकार कई कदम उठा रही है। अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। 32 राज्यों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी कनेक्शन का विस्तार किया गया है। 2 लाख से अधिक उपभोक्ता एलपीजी से पीएनजी पर स्विच हुए हैं। पंजाब में तो हमने जैसे ही 25 दिन बाद सिलेंडर बुक कराया तो दूसरे तीसरे दिन घर आ गया सिलेंडर, को इतनी परेशानी नहीं हुई हमें। देखिए अभी तो फिलहाल ऐसी कोई किल्लत नहीं आ रही है, क्योंकि हमने अभी थोड़े दिन पहले सिलेंडर बुक किया था, जो कि हमारे घर 3 से 4 दिनों में पहुंच गया है। भारत ने रणनीतिक भंडारण, विविध स्रोतों से आयात और मजबूत सप्लाई चेन के जरिए खुद को इस वैश्विक संकट से सुरक्षित रखा है। हालात से निपटने के लिए सरकार ने एक अंतर मंत्रालयी समूह और 7 सशक्त समूहों का गठन किया है, जो सप्लाई चेन, ईंधन की उपलब्धता, उर्वरक और महंगाई पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 11 लाख से अधिक कनेक्शंस भी मुहैया कराए हैं। अफवाहों पर विश्वास न करें। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ईंधन मौजूद है और उन तक ईंधन पहुंचाने के लिए भारत सरकार हर स्तर पर प्रयत्नरत है। सरकार के प्रयासों से बीते कुछ दिनों में दुनिया के अनेक देशों से कच्चा तेल और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए। युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती हैं, तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। ऐसे में बीते 11 वर्षों में आत्मनिर्भरता की दिशा में किए गए प्रयास देश के काम आ रहे हैं। यानी संकट के इस दौर में भारत सिर्फ टिक नहीं रहा, बल्कि मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो इनपुट के साथ दिव्यांशु मल्होत्रा और निशा भारती की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ वॉर फॉर पॉलिसी एल्ब्रिस ए कोल्बी से मुलाकात की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इसकी जानकारी दी। यह मुलाकात इंडिया यूएस डिफेंस पॉलिसी ग्रुप की बैठक से इतर हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने, क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रक्षा और रणनीतिक संबंधों को इस बैठक से और गति मिलने की उम्मीद है। पश्चिम एशिया में भीषण युद्ध के कारण जहां दुनिया के अधिकतर देशों को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं और ऊर्जा उत्पादों की बचत के लिए विभिन्न उपाय लागू करने पड़ रहे हैं, वहीं भारत में स्थिति सामान्य बनी हुई है। साथ ही साथ भारत भविष्य में आने वाली किसी विपदा के लिए भी तैयार हो रहा है। भारत के ऊर्जा प्रबंधन पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार। पश्चिम एशिया में युद्ध को लेकर अभी संशय बना हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की खबरें तो हैं, लेकिन अभी युद्ध रुकने को लेकर कोई ठोस समझौता सामने नहीं आया है। इलाके में पहले की तरह वार और पलटवार जारी हैं। कच्चे तेल और गैस को लेकर दुनिया के सामने संकट अभी जस का तस है। दुनिया के कई देशों में पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ गए हैं। युद्ध का असर सीधे आम आदमी की जिंदगी पर पड़ रहा है। इस युद्ध के कारण दुनिया के सामने आए ऊर्जा संकट के अभी लंबे समय तक बने रहने की संभावना से भी दुनिया चिंतित है। इस संकट से निपटने में भारत अन्य देशों की अपेक्षा काफी आगे है। ऐसे में आप जानना चाहते होंगे कि भारत में अभी पेट्रोल, डीजल और गैस की क्या स्थिति है। क्या भारत तनावग्रस्त होर्मुज स्ट्रेट से अपने और जहाजों को निकालने में सफल हो रहा है? भारत के कितने जहाज होर्मुज स्ट्रेट से अभी तक आ चुके हैं? एलपीजी पर दबाव कम करने के लिए भारत किस तरह नेचुरल गैस को बढ़ावा दे रहा है? लोगों के घरों में पाइप से गैस पहुंचे, इसके लिए सरकार ने क्या ताजा कदम उठाए हैं?
आइए सबसे पहले बात करते हैं तनावग्रस्त होर्मुज स्ट्रेट की। जैसा कि आप जानते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट खाड़ी के देशों को अरब सागर से जोड़ने वाला एक संकरा समुद्री रास्ता है। दुनिया को कच्चे तेल और गैस की सप्लाई का ये प्रमुख मार्ग है। ईरान का कहना है कि ये स्ट्रेट केवल दुश्मन देशों के लिए बंद किया गया है। इसके बावजूद भी सुरक्षा और बीमा सुरक्षा के मद्देनजर दुनिया के अधिकतर देश यहां से अपने जहाज नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन यहां भारत की कूटनीति और विदेश नीति का डंका बज रहा है। भारत इस तनावग्रस्त और भीषण युद्धग्रस्त इलाके से भी अपने तेल और गैस के जहाज निकाल कर ला रहा है। सबसे पहले एलपीजी लेकर आए 2 जहाजों शिवालिक और नंदा देवी ने इस रास्ते को पार किया। दोनों जहाज पहले ही भारत पहुंच चुके हैं। उसके बाद कच्चा तेल लेकर जहाज जग लाटकी 18 मार्च को भारत पहुंच चुका है। इसके अलावा एलपीजी लेकर 2 जहाज पाइन गैस और जग वसंत कल ही होर्मुज स्ट्रेट को पार कर भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। अगले 1-2 दिन में ये जहाज भारत पहुंच जाएंगे। ये तो थी होर्मुज स्ट्रेट की बात। वहीं खाड़ी देशों के अलावा अन्य देशों से भी तेल और गैस के जहाजों का भारत पहुंचने का सिलसिला जारी है। और यही कारण है कि भारत में अभी तक पेट्रोल और डीजल के रेट नहीं बढ़े हैं। घरों में एलपीजी और पीएनजी लगातार पहुंच रही है। गाड़ियों को सीएनजी की कोई कमी नहीं है। कॉमर्शियल संस्थानों को भी अधिकतम एलपीजी और पीएनजी मिल रही है। और विकल्प के तौर पर सरकार कोयला, केरोसिन और दूसरे विकल्प उपलब्ध करवा रही है। जहां जहां संभव है सरकार की अपील के बाद लोग एलपीजी से पीएनजी में स्विच कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस से ज्यादा लिक्विड नेचुरल गैस या पीएनजी लोगों को उपलब्ध कराना ज्यादा सरल है, क्योंकि इसका लगभग आधा उत्पादन देश में ही होता है। इसलिए भविष्य में आने वाली किसी ऐसी ही समस्या से निपटने के लिए भी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026 लागू कर दिया है। इसका मकसद है देश में बड़े पैमाने पर पाइप से नेचुरल गैस पहुंचाना और एलपीजी को पीएनजी से रिप्लेस करना और भारत को धीरे धीरे गैस आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना। दरअसल अभी तक कंपनियों को पाइपलाइन बिछाने या विस्तार करने के लिए कई तरह की मंजूरियों का इंतजार करना पड़ता था। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों से मंजूरी, निजी जमीन मालिकों की मंजूरी और दूसरी मंजूरियां शामिल होती हैं। लेकिन अब नए नियम के बाद हर अनुमति के लिए एक तय समय सीमा होगी। अगर उस समय के भीतर जवाब नहीं आता तो उसे अपने आप मंजूरी मिल जाएगी। इसे ही डीम्ड क्लियरेंस कहा गया है। मतलब अब फाइलें अटकेंगी नहीं, काम रुकेगा नहीं। सरकार ने प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ साथ शुल्क और नियमों को भी एक जैसा करने की कोशिश की है। इससे कंपनियों को पहले से अंदाजा रहेगा कि उन्हें क्या करना है और कितना खर्चा आएगा। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ने की उम्मीद है और नए प्रोजेक्ट्स तेजी से शुरू हो सकते हैं। सरकार ने अधिकृत कंपनियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि उन्हें पाइपलाइन बिछाने में किसी तरह की रुकावट ना आए, यानी जमीन, रास्ता या अनुमति जैसी दिक्कतों को कम किया जाएगा। इसका सीधा फायदा ये होगा कि देश के अलग अलग हिस्सों में गैस नेटवर्क जल्दी फैल सकेगा। पाइपलाइन बिछाने के लिए जो खुदाई की जाती है उसमें भी स्थानीय अधिकारियों के साथ कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मुआवजा और जहां खुदाई की गई उसके रिपेयर को लेकर भी नियम बना दिए गए हैं। इसका फायदा ये होगा कि खाना पकाने, यातायात और औद्योगिक क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस का ज्यादा इस्तेमाल होने से वायु की गुणवत्ता बेहतर होगी। शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में पाइपलाइन नेटवर्क का तेजी से विस्तार होगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मोदी सरकार ने आज केंद्रीय कैबिनेट में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इसके तहत देश में हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए संशोधित उड़ान योजना को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से अगले 10 वर्षों के लिए करीब 29,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा मोदी सरकार ने आव्रजन, वीजा, विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग स्कीम जारी रखने की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए।
इनमें 2030-35 के नए पर्यावरण लक्ष्य तय करना, मॉडिफाइड उड़ान योजना को मंजूरी और इमिग्रेशन सिस्टम के आधुनिकीकरण के लिए IVFRT 3.0 शामिल है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में इन फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने मॉडिफाइड रीजनल एयर कनेक्टिविटी योजना उड़ान 2.0 को मंजूरी दी है। इस पर 28,840 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना के तहत 100 नए एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में इमिग्रेशन वीजा और विदेशी नागरिक ट्रैकिंग से जुड़ी IVFRT योजना को 31 मार्च 2031 तक 5 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है। साथ ही 1,800 करोड़ रुपए की IVFRT 3.0 योजना को भी मंजूरी दी है, जिसमें आधुनिक तकनीकों जैसे AI, आधार बेस पहचान, फेस रिकॉग्निशन और आइरिस स्कैनिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत ने GDP के मुकाबले उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी हासिल कर ली है। 2030 का एक लक्ष्य 2025 में ही हासिल कर लिया गया और 2026 में उसे पार भी कर लिया गया। 3 बहुत बड़े फैसले लिए गए। सबसे पहला, भारत में जो विजिटर्स आते हैं उनकी फैसिलिटेशन के लिए, उनके लिए ईज ऑफ ट्रैवल के लिए 1,800 करोड़ रुपीस का IVFRT, ये होम मिनिस्ट्री के तहत है, इमिग्रेशन वीज़ा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग, इसका 3.0 थर्ड वर्जन। दूसरा बड़ा हुआ 28,840 करोड़ के सैंक्शन से मॉडिफाइड उड़ान स्कीम सैंक्शन हुई। और तीसरा बहुत बड़ा फैसला हुआ, भारत का जो एनवायरमेंटल गोल्स हैं और जो कमिटमेंट देश ने दिखाया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसके लिए 2030 से 2035 के जो गोल्स हैं उन गोल्स का अप्रूवल कैबिनेट में हुआ। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक पहले क्योटो प्रोटोकॉल लागू था, लेकिन पेरिस समिट के बाद एक नया वैश्विक ढांचा बना है, जिसमें हर देश को अपनी परिस्थितियों के अनुसार लक्ष्य तय करने को कहा गया है। वर्तमान लक्ष्य 2025-30 के लिए अब कैबिनेट ने 2030-35 के लक्ष्य को मंजूरी दी है। मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। कैबिनेट की बैठक में 3 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर भी इसकी जानकारी साझा की है। केंद्र सरकार देश भर में एयर कनेक्टिविटी को तेज विस्तार देने के लिए लगातार काम कर रही है। एयर कनेक्टिविटी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि देश भर में एयर कनेक्टिविटी के तेज विस्तार के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में आज मॉडिफाइड उड़ान स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत टियर 2 और टियर 3 शहरों में नए एयरपोर्ट्स और हेलीपैड विकसित किए जाएंगे। इससे दूर दराज के क्षेत्रों में रोजगार, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही आर्थिक विकास को एक नई गति मिलेगी। और अब बात आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई खबरों की। बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पलटवार तेज हो गया है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने ममता सरकार की तुष्टीकरण नीति पर हमला बोला तो ममता बनर्जी ने अपने काम के आधार पर वोट मांगे। इस बीच हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन को लेकर भी बंगाल की सियासत में नए सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए 19 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की रेप पीड़िता की मां को पानीहाटी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बीत चुकी है। सभी दल अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इसी कड़ी में कोलकाता पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की सियासत पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस पश्चिम बंगाल की संस्कृति ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा, आज उसी पश्चिम बंगाल में ऐसे तत्व जीवित हो रहे हैं जो हमारी संस्कृति पर सीधा चोट पहुँचा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की संस्कृति ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा। आज उसी पश्चिम बंगाल में कहीं न कहीं ऐसी तत्व जीवित हो रहे हैं जो कहीं न कहीं हमारी संस्कृति को चोट करते हैं। आज हमारे यहाँ नमाज पढ़ने का इजाज़त मिलता है, पर माँ की पूजा करने के लिए पंडाल का अनुमति हाईकोर्ट से लाना पड़ता है।
वहीं दार्जिलिंग में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने अपनी सरकार के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी दोनों जिलों में काम कर रही है। हम सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी दोनों जिलों में काम कर रहे हैं। यहाँ हम उत्तर बंगाल में मेडिकल कॉलेज के साथ ही 120 करोड़ रुपए खर्च करके एक कैंसर अस्पताल भी तैयार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी ने सीटों का ऐलान किया है। हुमायूं कबीर की पार्टी 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिनमें से वे लगभग 8 सीटें AIMIM को देंगे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व बनाना ही मुख्य लक्ष्य है और अल्पसंख्यकों के विकास का एक बड़ा मुद्दा है। गठबंधन टूटेगा नहीं कभी, जितना भी जिंदगी रहेगी मैं यहाँ पॉलिटिक्स में रहेंगी। मेरा भाई को साथ अगले ये जो शुरू किया 2026 में, अगले दिन जितना दिन जीऊंगी मेरा पार्टी नहीं रहेगी। पूरी कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे और स्ट्रेंथन हो। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ओवैसी की एंट्री से टीएमसी घबराई हुई है तो भाजपा निश्चिंत है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि इस गठबंधन से कोई चिंता नहीं है। अगर कोई नुकसान होगा तो बीजेपी की बजाय सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को होगा। वाईसी भी बहुत दिन से प्रयास करते बंगाल में घुसने के लिए, तो कोई अगर एक्सपेरिमेंट करता है तो जनता देखेगा उसको, कौन पसंद करेगा नहीं करेगा। पार्टी को तो जमीन पर उतरने दीजिए। कभी इलेक्शन लड़ी नहीं, यहाँ सक्सेस नहीं। बहुत पार्टियां सक्सेस हुई हैं, लेकिन बंगाल में लोगों ने बहुत जल्दी किसी को एक्सेप्ट नहीं करते। तो काम करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तो बंगाल को एक्सेप्ट करेंगे। अधिकार है सबको लोकतंत्र में अपना चुनाव लड़ने का, पार्टी बनाने का, वो भी करके देखें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में संविदा कर्मियों की ड्यूटी लगाए जाने की शिकायत पर सीईओ ने कड़ा रुख अपनाया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने इस संबंध में सभी डीईओ से 30 मार्च तक लिखित जवाब मांगा है। राज्य में प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसरों का डाटाबेस तैयार करने में संविदा कर्मियों की ड्यूटी लगने की शिकायत के बाद सीईओ ने सभी डीईओ को आगाह करते हुए नियमों का पालन करने का आदेश दिया है। उन्होंने अपने आदेश में लिखा है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 26 के अनुसार चुनावी तैयारियों में संविदा कर्मियों या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाना प्रतिबंधित है, इसलिए चुनाव की तैयारी में संविदा कर्मियों की ड्यूटी न लगाएं। सीईओ ने निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए चुनाव प्रक्रिया से जुड़े राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की अलग अलग सूची तैयार करने का भी निर्देश दिया है। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरव दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बंगाल के अलावा अन्य चुनावी राज्यों में भी राजनीति उफान पर है। असम, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी में भी सभी दल और गठबंधन अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं। एक ही चरण में 9 अप्रैल को केरलम, असम, पुदुचेरी में चुनाव होंगे, जिसके लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। प्रत्याशी और स्टार प्रचारक जनता के बीच जाकर समर्थन जुटा रहे हैं, तो चुनाव आयोग भी लगातार सक्रियता से अपना काम कर रहा है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के शंखनाद के बाद सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। असम विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक पारा चढ़ चुका है। नई गुवाहाटी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार दिप्लू रंजन शर्मा ने भारी बहुमत से जीत का भरोसा जताते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के कार्यों के प्रति जनता का प्रेम बताया। तो वहीं दिसपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार मीरा बोर ठाकुर गोस्वामी ने जनता से वोट देने की अपील की। मुझे क्या बोलने की जरूरत है, लोगों का उत्साह, और ये उत्साह मैं बार बार बोल रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो प्रेम, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जो लोगों का प्रेम, हमारा म्यूनिसिपैलिटी जो काम किया, तो ओवरऑल इट इज ए रिफ्लेक्शन टुवर्ड्स बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी का प्रति लोगों का जो आशीर्वाद है ये अभूतपूर्व है। तो मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी, एज ए कैंडिडेट ऑफ द पार्टी, आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट कि हमको लोगों का ब्लेसिंग्स मिला, और आप ये मान लीजिए विथ रिकॉर्ड ब्रेकिंग हम लोग जीतेंगे। हम गली गली गया, सबको मैं रिक्वेस्ट किया, दिसपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो जनता जनार्दन है, आप मेरा दायित्व लीजिए, आप मुझे विधानसभा लाने के लिए आप लोग दायित्व लीजिए।
AIADMK ने आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 23 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। पार्टी महासचिव AK पलानीस्वामी फिर से अपने मजबूत क्षेत्र अदापाड़ी से चुनाव लड़ेंगे। उप महासचिव KP मुनुस्वामी को वेपन्नाहल्ली से मैदान में उतारा गया है। कोषाध्यक्ष डिंडुगुल C श्रीनिवासन डिंडुगुल से, जबकि पूर्व मंत्री CV षणमुगम को माइलम में स्थानांतरित किया गया है। विधानसभा चुनाव न लड़ने का कमल हसन का फैसला कोई बलिदान नहीं बल्कि उनकी अक्षमता का प्रमाण है। सिनेमा जगत से आने वाले अभिनेताओं के साथ यही सबसे बड़ी समस्या होती है। उन्हें ये भ्रम रहता है कि सार्वजनिक जीवन में भी वही सब चलेगा जो वे कैमरे के सामने बोलते या करते हैं, जबकि असल सार्वजनिक जीवन में लोगों का भला करने के लिए आपके पास राजनीतिक सूझबूझ और नेतृत्व क्षमता का होना बेहद जरूरी है। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में विभिन्न जिला मुख्यालयों पर स्थित EVM, VVPAT, भंडार गृह मशीनों को विधानसभा क्षेत्रों में भेजा गया। पुडुचेरी में भी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। लक्ष्य जननायक कांची यानी LJK पार्टी के उम्मीदवार जोस चार्ल्स मार्टिन मतदाताओं को लुभाने के साथ साथ ऊपर वाले का भी आशीर्वाद मांग रहे हैं, फिर चाहे दर किसी भी धर्म का क्यों न हो। यही वजह है कि ईसाई धर्म को मानने वाले जोस चर्च में प्रार्थना करने के साथ साथ मंदिर में भी पूजा करते नजर आए। तो वहीं इंदिरानगर विधानसभा क्षेत्र से AINRC के उम्मीदवार AKD अरुमुगम अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को हराने वाले अरुमुगम इस बार भी जीत को लेकर काफी आत्मविश्वास से भरे हैं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यहाँ युवाओं के लिए बेहतरीन संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ निर्वाचन क्षेत्र पहले से ही बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है और हम वोटों की संख्या बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि यहाँ से जीत हासिल करें। मुझे गर्व है कि मैं मंदिर, चर्च और मस्जिद भी जाता हूँ और हमारी प्राथमिकता समाज और संस्कृति से जुड़े रहना है। पुडुचेरी एक प्रमुख चिकित्सा हब के रूप में उभरा है। यहाँ आसपास के शहरों और गांव से लोग इलाज के लिए आते हैं। हमें गर्व है कि लोग यहाँ इलाज के लिए आ रहे हैं और 2026 में NRN बीजेपी के नेतृत्व में मेडिकल क्षेत्र में और अधिक विकास होगा। राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दों के साथ लोगों तक पहुँच रहे हैं, लेकिन जनता किस पर भरोसा करती है ये तो आने वाली 4 मई को परिणामों के बाद ही पता चल सकेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ विशाल बैरिस्टो, अक्षय नाथ, नीरज सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन पर रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रक्षा अवसंरचना विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने से जुड़ी रणनीतियों पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत अवसंरचना की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि BRO राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास को साथ लेकर काम कर रहा है। उन्होंने पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बताया कि BRO को भारत म्यांमार सीमा पर लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में अवसंरचना विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही सीमावर्ती संपर्क को मजबूत करने के लिए 1000 से अधिक सड़क और अवसंरचना परियोजनाओं पर काम जारी है। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनावों के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी रहेगी। S&P ग्लोबल की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की GDP ग्रोथ 7.1% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी मुख्य वजह मजबूत घरेलू मांग, स्थिर निर्यात और निजी निवेश में धीरे धीरे हो रही बढ़ोतरी है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भी बेहतर बनी हुई है और इसमें भारत एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। चीन को छोड़कर इस क्षेत्र की ग्रोथ 2026 में 4.5% तक पहुंच सकती है। वहीं रिपोर्ट में कहा गया कि चीन की आर्थिक वृद्धि धीमी हो सकती है और 2026 में उसकी GDP ग्रोथ 4.4% रहने का अनुमान है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें दुनिया के लिए चिंता का विषय है, लेकिन भारत के मजबूत सर्विस सेक्टर और विविध अर्थव्यवस्था में इसका असर सीमित रहने की उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक से भी संतुलित मौद्रिक नीति की उम्मीद जताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2027 में महंगाई करीब 4.3% रह सकती है, जिसे एक संतुलित स्तर माना जाता है। 4 से 6 मई तक प्रयागराज में थल सेना नॉर्थर्न टैक सिंपोजियम का आयोजन कर रही है। इसमें रक्षा निर्माण की कंपनीज और इनोवेटर्स शामिल होंगे। इस सिंपोजियम का उद्देश्य भविष्य के युद्धों के लिए उन्नत तकनीक से थल सेना की ऑपरेशनल क्षमता में बढ़ोतरी करना है। थल सेना की उत्तरी और मध्य कमांड में 87 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स का एक
कॉम्पेंडियम जारी किया है, जिसके हाल उन्होंने उद्योगों और वैज्ञानिकों और स्टार्टअप से मांगे हैं। इसमें ड्रोन, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शामिल हैं। इस सिंपोजियम की थीम रक्षा त्रिवेणी संगम है। The event sets the stage for a meaningful interaction with the industry, startups, innovators, and academia during the forthcoming NORTEC Symposium. As you are aware, modern warfare is evolving at an unprecedented pace. Emerging technologies are redefining the character of conflict and presenting both opportunities and challenges. In such a dynamic environment, it is imperative that armed forces continuously harness innovations and translate technological advancements into tangible operational capabilities. NORTEC Symposium has been conceptualized with precisely this objective. दिल्ली ने पहली बार अपने विकास की यात्रा में ग्रीन बजट प्रस्तुत किया। इस बार विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय विकास के लिए MLA लेड योजना के लिए बजट में 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितने उत्साहित है दिल्ली में विधायक, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने भाजपा विधायक रविकांत से। हमारे साथ भाजपा के विधायक रविकांत जी हैं। सर, किस तरह देखते हैं सदन की कार्रवाई को? सदन अब इस समय जो जब से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो विकसित भारत का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, विकसित दिल्ली का ब्लूप्रिंट तैयार होता नज़र आ रहा है। चाहे 25-26 की बात करूं, चाहे 26-27 की बात करूं, हमेशा दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने के लिए हमारी दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में लगातार दिल्ली को प्रगति की ओर हम सब देख रहे हैं। सर, 5 करोड़ रुपए आप लोगों को दिया जाए, किस तरह देखते हैं विकसित दिल्ली के लिए खासतौर पर? देखिए, 5 करोड़ ही नहीं, दिल्ली के लिए अभूतपूर्व, मतलब आज से पहले मैंने दिल्ली के लिए ऐसा बजट का, मैंने अपने समय मैं युवा हूँ, सेवक के नाते मैं काम देख रहा हूँ। 2025-26 में भी 1 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट दिया था और 26-27 में भी 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट। ये अपने आप में दर्शाता है कि दिल्ली की जो रफ्तार है विकसित दिल्ली के संकल्पों की यात्रा को, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी लेकर चल रही हैं, निसंदेह दिल्ली विकसित दिल्ली की ओर, और दिल्ली का इस बार का जो बजट है दिल्ली को विकसित दिल्ली और हरित दिल्ली की ओर लेकर जा रहा है। तो ये रविकांत जी जो बता रहे थे, इस बार का जो बजट है वो विकसित दिल्ली और हरित दिल्ली की तरफ बजट है। कैमरामैन केशव प्रसाद और सुनील कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन कैग की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। इसमें किस तरह शीश महल को बनाने में अरविंद केजरीवाल ने अनियमितताएं बरती और कितने महंगे सामानों का वहां इस्तेमाल हुआ, इसे लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया। कैसा रहा बजट सत्र का तीसरा दिन, इस पर दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अजय महावर से हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने खास बातचीत की। बजट सत्र के तीसरे दिन किन मुद्दों पर हुई चर्चा, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PSC के चेयरमैन अजय महावर जी। बजट पर भी चर्चा हुई, आशीष शिव जी ने दिया, उससे पहले कैग रिपोर्ट जो पेश हुई है, कैग रिपोर्ट में शीश महल पर आज चर्चा हुई। उसमें आदरणीय प्रवेश वर्मा जी ने उनका पूरा काला चिट्ठा खोला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें बहुत सारी बातें बताई हैं जो हमको पता नहीं थी। शीश महल 2 भी बन रहा था, ये भी हमको पता नहीं था। आज सदन के माध्यम से पूरी दिल्ली ने जाना है, पर निश्चित रूप से ये रिपोर्ट फिर एक बार PSC के पास आ रही है और PSC इसमें सघन जांच करेगी, जांच पड़ताल करेगी, मौखिक और लिखित बयान लेगी, साथ ही 18 रिपोर्ट्स देखेगी और इसके मुताबिक जो भी रिपोर्ट बनेगी वो सदन की समझ प्रस्तुत करेगी। पर एक भयावह चेहरा आया है कि अपने कोरोना काल के समय में भी ऐसी शीश महल को बनाने की कोशिश करना और बनाना और साथ ही पर्यावरण को ध्वस्त करना, उन्होंने कितने नंबर ऑफ पेड़ काटे के पता नहीं, आसपास की बिल्डिंगों को उसमें एडजॉइन करना, उनकी कीमत, और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने एक लंबी फहरिस्त मंत्रियों की भी दी है। यानी कि ये सरकार जो आम आदमी पार्टी का नाम पर आई थी, इससे बड़ा लेवियस और 5 स्टार कल्चर किसी और पार्टी में नहीं दिखा पाएंगे। तो मैं इसकी घोर निंदा भी करता हूँ
और पीएससी इसकी जांच करेगी। कैमरामैन सुनील कुमार और केशव प्रसाद के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारत की समृद्ध लोक और आदिवासी संगीत विरासत अब न केवल देश की गलियों में गूंजेगी बल्कि डिजिटल दुनिया के जरिए 7 समंदर पार भी अपनी धाक जमाएगी। बुधवार को नई दिल्ली में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और यूट्यूब के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य भारतीय पारंपरिक लोक और जनजातीय संगीत को एक वैश्विक मंच प्रदान करना और स्थानीय कलाकारों को सशक्त बनाना है। इस खास मौके पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल और यूट्यूब इंडिया की प्रबंध निदेशक गुंजन सोनी मौजूद रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत की विविध लोक परंपराओं का संरक्षण और प्रचार प्रसार मंत्रालय के मिशन का हिस्सा है। उन्होंने इस साझेदारी को रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर बताया। संस्कृति मंत्रालय और यूट्यूब के साथ में ये जो MOU हस्ताक्षरित हुआ है, मैं ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है कि वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल, इन दोनों दिशा में आज का ये MOU इस विषय को आगे बढ़ाने, भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने, भारत की संस्कृति को विश्व पटल तक पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।